नमस्कार साथियों। शहर शहर में इंस्टीट्यूट और शिक्षा संस्थान खुले हुए हैं, बहुत तरह के कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं, पर आज कुछ हम अलग आपको दिखाने जा रहे हैं। मैं हूं कृष्णपाल आज़ाद, जाट ट्रेड सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे साथ भाई हैं सोनू डागर। नमस्कार सभी का, और भाई का भी तहे दिल से धन्यवाद जो हमारे यहाँ आए, हमारे इस इंस्टीट्यूट को देखा। सभी जाट भाइयों को और सभी भाइयों को मेरा दिल से प्रणाम। तो भाई आपके सबसे पहले हम जिस जगह पर बैठे हैं और जो बिजनेस है, जो काम है भाई का, उसके बारे में छोटा सा 1 मिनट में भाई बता दें कि क्या नाम है और कहाँ लोकेशन है। मेरा नाम सोनू डागर है और मैं 8 साल से इस फील्ड में हूँ। हाँ। और हम सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और RIMC की प्रिपरेशन कराते हैं। तो अगर ये आप किसी भी पेरेंट्स का या किसी भी भाई का, नौजवान साथी का, ये बहुत सारे लोगों को दिमाग में रहता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं हमारी जो पॉपुलेशन है इंडिया की 137 करोड़, उसका 5% लोगों को भी ये नहीं पता कि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या RIMC क्या चीज़ होती है। ये मुझे भी नहीं पता था भाई, मैं भी यही सोचता था। चलो आगे इस बात को बढ़ाएंगे तब आपको भी पता चलेगा बहुत सी चीज़ें। हमारे इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, किस नाम सैनिक ग्लोबल एकेडमी के नाम से है। नियर राजा नारसिंह मेट्रो स्कूल स्टेशन और नियर राजा नारसिंह मेट्रो स्टेशन तो है ही, और जो रावल कॉन्वेंट स्कूल है उसके जस्ट साइड वाली बिल्डिंग है अत्रि कॉम्प्लेक्स। ठीक है। सैनिक ग्लोबल एकेडमी हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है। बल्लभगढ़ फरीदाबाद हरियाणा। हाँ जी, बल्लभगढ़ फरीदाबाद और हरियाणा। तो भाई शुरू करते हैं। हाँ जी। आपकी कहानी मैं बहुत उत्सुक हूँ। जब मुझे पता चला कि हमारे क्षेत्र में इस तरह का कुछ काम हो रहा है तो बहुत उत्सुकता के साथ मैं आया हूँ, और दर्शक भी उत्सुक होंगे आपकी कहानी जानने के लिए। तो शुरू से बताइए भाई, एजुकेशन किस तरह से रही आपकी, क्या किया? नॉर्मल मेरी एजुकेशन रही है, नॉर्मल स्कूल की तरह। देखो, मैं गवर्नमेंट स्कूल से, तो मैं अपनी बताऊं, गवर्नमेंट स्कूल से तो मैं पढ़ा नहीं, प्राइवेट स्कूल से मेरी स्कूलिंग हुई है। ठीक है। उसके बाद प्राइवेट कॉलेज में ही मैं ग्रेजुएशन मैंने की है। ठीक है। और उसके बाद मैंने SSC की प्रिपरेशन की। मेरे को काफ़ी बाद पता चला ये मेरी भी कमी है या मेरे पेरेंट्स की। अब जब हमने ग्रेजुएशन की थी 2012 में, जब हम कंप्लीट हुए थे ग्रेजुएशन को लेके, तो उस टाइम में फ़ोनों का दौर नहीं हुआ करता था। जब हम कॉलेज वगैरह जाया करते थे तो हमारे पास कीपैड वाले फ़ोन हुआ करते थे। तो ये जैसे आज का ज़माना टच स्क्रीन का ज़माना है, अब बच्चों घर घर में 4-4 फ़ोन है। ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी, ऑनलाइन कोचिंग नहीं हुआ करती थी, कुछ नहीं हुआ करता था। ये तो भाई अभी भी ना ये जो चीज़ें तब नहीं थी अब हैं। हाँ। परंतु आज भी हम अनभिज्ञ हैं। हाँ। आज भी हमें नहीं आज पता भी इस लाइन के बारे में और इस काम के बारे में, अपने बच्चों को इस लाइन में घुसाने के बारे में नहीं पता, नॉलेज नहीं है पेरेंट्स को। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो आपने 12वीं के बाद ही SSC की? नहीं, मैंने ग्रेजुएशन की है। अच्छा, 12वीं के बाद ग्रेजुएशन की है। ग्रेजुएशन के बाद ठीक है, मैंने 1 साल घर से तैयारी की कि मेरा यही था, मैंने ग्रेजुएशन की, अच्छे मार्क्स से मैं पास आउट हुआ ग्रेजुएशन में। ठीक है। तो जैसे होता है ना कि भाई इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं तो उन्हें लगता है कि ग्रेजुएशन में क्या था? ग्रेजुएशन में मैंने BCA कर रखी है। ठीक है। और जैसे लगता है ना इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं कि भाई हम अपने दम पे सब कुछ निकाल जाएंगे, ये मेरा भी भ्रम था। हाँ। अब ये आपको भी बताऊंगा कि स्कूल वाले बच्चों को भी लगता होगा कि हम सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल निकाल देंगे। मैंने भी तैयारी की घर से कि मैं निकाल दूंगा। ठीक है। और मैं काफ़ी पास भी रहा अपने एग्ज़ाम को लेके, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास में कुछ में 0.8 से, हरियाणा SI का जो पेपर था उसमें 0.8 मार्क्स से मैं रहा बस, कुछ करीबी पॉइंटों से। ठीक है। तो उसके बाद मैंने कभी स्कूलों में मैंने कभी तैयारी नहीं की, कभी मैंने पढ़ाया नहीं। मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और मैंने बस एज ए अपनी नॉलेज के लिए कि मैं प्रिपरेशन भी चलती रहेगी, बस 2 घंटे के लिए ओनली। अच्छा। 2 घंटे में पढ़ाता था सर, एज ए टीचर? हाँ, एज ए टीचर। जहाँ शुरुआत की आपने, वहाँ कितने दिन तक पढ़ाया? मैंने वहाँ पे 7 साल तक पढ़ाया है। क्या सब्जेक्ट 7 ईयर। पहले मैंने स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरा मैथ बहुत अच्छा रहा था स्टार्टिंग से, ठीक है, तो मैंने मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट किया। ठीक है। तो हमारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो सर थे, तो वहाँ के जो GS के टीचर थे, उनका सिलेक्शन हो गया, वो छोड़ के चले गए। बच्चों का पेपर था। हाँ। तो हम तो कॉम्पिटिटिव वाले थे कि हमें सब चीज़ की नॉलेज थी, GS हमें की नॉलेज थी, मैथ हमें आती थी, रीजनिंग, इंग्लिश, सभी के हम तैयारी कर रहे थे आप तैयारी? हाँ। तो सर ने बोला कि कोई बात नहीं, 3 महीने की बात है, आप GS पढ़ाओ। ठीक है। तो मैंने GS पढ़ाना स्टार्ट किया और बहुत अच्छे तरीके से मैंने बच्चों को पढ़ाया, सिलेबस को समझा, उस पर प्रैक्टिस की, बहुत ज़्यादा मैंने उस पर टाइम वर्क किया और बच्चों का अक्षमात बहुत अच्छे रिजल्ट से वो पास आउट हुए। मतलब हमारे जो ऑनर थे उनको भी उम्मीद नहीं थी कि ये
उनसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मेरा रहा। और उन्होंने मेरे को वही सब्जेक्ट पकड़ा दिया। एज ए मैं मैथ के टीचर 2 घंटे के लिए पढ़ाने गया था, जबकि मेरा सब्जेक्ट ही चेंज हो चुका था। और फिर उसके बाद में हाँ जनरल साइंस, और फिर मैंने वो कंटिन्यू रखा। ठीक है, मैं एक बार बीच में आपकी बात को काटते हुए दर्शकों को एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ आपको। इस वीडियो में आपको 2 मुख्य रूप से बातें जानने को मिलेंगी। पहली बात तो यह है कि हम अपने बच्चों को स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, अच्छे अच्छे स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, और बहुत सारे स्कोप्स भी हैं। हालांकि कुछ हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, बहुत सारी फील्ड्स हैं, पर एक फील्ड ऐसी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जिस पर भाई काम कर रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में। एक तो हम आपके बच्चों के लिए उस फील्ड में क्या स्कोप है और वो क्या फील्ड है, ये बात करेंगे। दूसरी बात हम करेंगे, हमारे जो नौजवान साथी हैं वो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट भी हैं, बुद्धिमान भी हैं, कुशाग्र भी हैं। भाई की तरह हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी की हो, उस लेवल के भी रहे हों, तो वो इस काम को, इस बिज़नेस को अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ा पाएंगे, कैसे इसको अपना बिज़नेस बना पाएंगे, इन 2 पॉइंट पे हम बातें करेंगे। तो भाई आगे बढ़ाते हैं बात को। अच्छा, फिर उसके बाद ये आइडिया कहाँ से आया कि भाई अपना काम शुरू करें और स्पेसिफिकली मतलब कि इस वाली फील्ड पे काम करें? तो ये आइडिया ऐसे आया कि मैंने पहला बैच निकाला। तो मेरा एम तो था सर कि मैं अपनी तैयारी रखूं और कहीं CGL वगैरह की मैं तैयारी करता, तो कहीं इंस्पेक्टर लेवल की जॉब मेरे को मिले, B ग्रेड की जॉब के लिए मेरा एम था। उसके बाद मैं UPSC या PCS की तैयारी करता। ठीक है, पहले कोई जॉब लेनी थी, उसके बाद ये चीज़ें मैं करता। ठीक है। तो जैसे रिजल्ट आया अच्छा, तो पेरेंट्स से मिले, कोई मिठाई का डब्बा ला रहा है, कोई माला पहना रहा है, वो चीज़ें हो रही, तो हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन मिला पेरेंट्स की तरफ से भी। जब बच्चों का सिलेक्शन हुआ मिलिट्री स्कूल में, सैनिक स्कूल में बच्चे पहुँचे, नेक्स्ट ईयर हमने पढ़ाना स्टार्ट किया। तैयारी तो काफ़ी लेवल की हो चुकी थी। खुशी मिली जब बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, तो पेरेंट्स के खिलखिलाते चेहरे आ रहे हैं, तो हमें एक आत्मसंतुष्टि मिली। एक्साइटेड हुए हम भी बहुत सारा, ज़्यादा हमें प्रोत्साहन मिला उनसे। ठीक है। उसके बाद क्या रहा कि जो हमारे ऑनर थे उन्होंने क्या किया कि मेरे को 4 घंटे की क्लास दे दी। ठीक है कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ये है वो है। 4 घंटे मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, और फिर मैंने उसी बैच में, जब मैंने 4 घंटे पे अपने बैच में मैंने ऑल ओवर इंडिया, आप यकीन नहीं करो, मेरा 2nd बैच था। ठीक है। 2nd बैच में यथार्थ नाम का बच्चा गुजरात से, उसका नंबर भी है मेरे पास, मेरे उसके पेरेंट्स से बातें भी होती है। यथार्थ नाम का बच्चा, उसने मेरे सब्जेक्ट में ऑल ओवर इंडिया टॉप किया। भाई वाह, बहुत बढ़िया। और उससे मेरे को ज़्यादा मोटिवेशन मिला कि ये एक कैरियर भी हो सकता है। ठीक है। कि भाई मैंने 2nd ईयर में ही मेरा 2nd बैच था, और मैंने इतनी मेहनत की, और मैंने ऑल ओवर इंडिया अपना बच्चा टॉप करा दिया अपने सब्जेक्ट में। ठीक है। तो उससे मेरा ध्यान जो SSC की तरफ था या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ था, मेरा ध्यान सारा फोकस मेरा कैरियर की तरफ आ गया कि इधर ही हम चलेंगे। हाँ ठीक है। तो अभी यहाँ इंस्टीट्यूट खुले कितने दिन हुए हैं? सर इंस्टीट्यूट खुले अभी विदिन 1 ईयर के लगभग हुआ है, 1 ईयर रनिंग में ही है। अच्छा, सबसे पहले ना एक सवाल जो शुरू में ही आ रहा था दिमाग में, वही दोहराते हैं कि अधिकतर लोगों के दिमाग में भी यह मिथ है, और मेरे खुद के भी, जब मुझे भाई ने बताया, भगत भाई ने, तो मेरे दिमाग में भी ये था कि यार जो सैनिक स्कूल हैं, आर्मी स्कूल हैं, जब ये नाम आता है तो दिमाग में चीज़ आती है कि भाई वहाँ तो जो पेरेंट्स मिलिट्री में हैं, फोर्सेज में हैं, उन्हीं के बच्चों का एडमिशन होता होगा। ऐसा कुछ नहीं है सर। अच्छा। सिविलियन सबकी परसेंटेज रहती है। अच्छा। देखो सिविलियंस का भी एक रहता है कि जो सैनिक स्कूल में उनमें 30% के समथिंग जो डिफेंस पर्सन है उनका कोटा रहता है, 70% में सिविलियंस वगैरह आते हैं। 70% में सिविलियंस होते हैं? 70% में सिविलियंस होते हैं। सिविलियंस में कैटेगराइज होता है। अच्छा। कि जनरल कैटेगरी है, SC है, OBC है। ठीक है। ये चीज़ें हैं। ठीक है। और देश के अंदर मैं बता दूं आपको कि 30+ सैनिक स्कूल हो चुके हैं अभी हमारे हरियाणा की, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं। तो मैं हरियाणा के बता दूं कि हरियाणा में कुंजपुरा करनाल में सैनिक स्कूल है, जो टॉप 5 स्कूलों में चलता रहा है। फर्स्ट रैंक उसकी रही है इंडिया अब में? ये हाँ इंडिया में। अच्छा। स्कूलों में। अब ये रैंक कैसे मिलती है सर? इसका भी कुछ पेरेंट्स के मन में क्वेरी आ रही होगी कि भाई ये सर 5 रैंक बता रहे हैं या 1 रैंक बता रहे हैं, वो कैसे बता रहे हैं? जो स्कूलों की रैंक NDA बेसिस पे, क्योंकि हमारा एम है कि बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करा के सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल तक पहुंचाना। जब और उन स्कूलों का मोटो या एम है कि वहाँ से उन बच्चों को ऑफिसर लाइक OIQ, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ वो जनरेट करते हैं बच्चे के अंदर, जिससे कि बच्चा
डिफेंस सर्विसेज में या आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, तीनों में कमीशनड पोस्ट पे बच्चे सिलेक्ट होते हैं। लेफ्टिनेंट हो गया, फ्लाइंग ऑफिसर हो गया, ठीक है जी। तो तीनों सर्विसेज में एज ए कमीशनड पोस्ट पे वो ज्वाइन करते हैं। अच्छा, तो मतलब ये ऐसा होता है कि अच्छा पहले स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ेंगे। तो एक तो हो गए आर्मी स्कूल्स। हाँ जी, हाँ जी। और इसके अलावा और कौन कौन से, अब 2-3 स्कूल? देखो आर्मी स्कूल, अब भी आपको एक भ्रम है। हाँ। सर मैं आपको बता दूं, हाँ। आर्मी स्कूल मन में ध्यान जाते, जैसे आर्मी स्कूल बोलते हैं तो ये वो होते हैं APS, अच्छा, आर्मी पब्लिक स्कूल। अच्छा, वहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे पढ़ते हैं डिफेंस पर्सन्स के लिए। वो इसलिए बनाए गए थे कि जैसे पोस्टिंग है, मान लो मेरा ब्रदर है या आप ही हो, पोस्टेड हो जम्मू कश्मीर, ठीक है, आपका ट्रांसफ़र राजस्थान में कर दिया गया, ठीक है, राजस्थान में आपका बच्चे का बीच में ही ट्रांसफ़र कर दिया, हाँ, तो आपका बच्चा राजस्थान में चला गया तो उसका सेशन रह गया बीच में। अच्छा, ये APS बनाए हैं चारों तरफ, ठीक है, जहाँ जहाँ भी इनकी कमांड्स होती हैं, आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की, वहाँ वहाँ APS बनाए हुए हैं, जिससे कि उसके बच्चे की स्कूलिंग ना छूटे। और सेम सिलेबस चलता है सभी स्कूलों में, ठीक है, हाँ सभी स्कूलों को डिफेंस मिनिस्ट्री रन करती है APS अच्छा, ठीक में। है। उसमें पढ़ते हैं डिफेंस पर्सन्स के बच्चे। मतलब कि जैसे जब जम्मू से ट्रांसफर होया राजस्थान तो वहीं से पढ़ाई शुरू हो जाएगी बच्चे हाँ हाँ, अगर चैप्टर वो 6 चल रहा होगा हाँ। तो उसके सराउंडिंग में ही हाँ, हो सकता है, उसके सराउंडिंग में वो ज़्यादा गैप नहीं मिलेगा आपको, वही चैप्टर वहाँ चल रहा होगा। ठीक है, सिलेबस का टेन्योर होता है कि भाई इतने महीने में आप 10 चैप्टर करा दोगे या वो इतना होते टाइम हैं- पीरियड में इतना चैप्टर कंप्लीट करा ये दोगे होते हैं दोबारा। APS। हाँ, ये होते हैं APS, ठीक है, आर्मी स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल, जिनमें आर्मी पर्सन्स के ही बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, अब हम आपको बता रहे हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, अच्छा, चाहे कोई ही जनरल का बच्चा हो, ठीक है, ठीक है, चाहे आर्मी चीफ का हो, नेवी चीफ का हो, जिसमें आप 70% हाँ, सभी को एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी है। ठीक है, ठीक है, सभी एंट्रेंस एग्जाम देंगे, अगर क्वालिफाई होते हैं, अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, तब वो बच्चे पास करेंगे, तब बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में एडमिशन लेंगे। ठीक है। तो और APS में क्या होता है सर, APS में डायरेक्ट एडमिशन होता है। ठीक है, APS के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती। तो हम तो उसमें हम काम कर रहे हैं, हम APS पे काम नहीं कर रहे नहीं, हैं, नहीं, नहीं, हम काम कर रहे हैं कि मिलिट्री, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, ठीक है। सैनिक स्कूल और RIMC, राष्ट्रीय में मिलिट्री कॉलेज स्कूल। ठीक है, इनमें सिविलियंस का रिजर्वेशन है सभी में, हाँ जी, हाँ सभी जी। में रिजर्वेशन। RIMC में कोई रिजर्वेशन नहीं होता, चाहे वो अच्छा। आर्मी पर्सन का बच्चा जाओ, खुद जर्नल का बच्चा क्यों ना हो। रिम्स। हाँ, रिम्स जिसको बोला ठीक जाता है, है। हाँ जी। ठीक है, उसमें सारे सिविलियन होते हैं, उसमें कोई SC कैटेगरी नहीं है, कोई OBC कैटेगरी नहीं है, अच्छा, सब जर्नल के अंडर काउंट होते हैं। ठीक है। तो इन तीनों के ही साल में एक बार एग्जाम होता होगा? नहीं, रिम्स का सर NDA बेसिस पे होता है कि 6 महीने में एक बार पेपर होता है, ठीक जबकि है। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का ईयरली पेपर होता है। जनवरी में अच्छा। फिक्स है, जनवरी में सैनिक स्कूल का होगा, दिसंबर में आपका उससे पहले मिलिट्री स्कूल का पेपर होता है। लास्ट 2 ईयर जब कोरोना काल था, तो कोरोना काल में पेपर का टाइम है वो आगे पीछे हुआ था। ठीक है। तो मेरे मन में जो सवाल है वो दर्शकों के मन में भी होंगे। हाँ जी, बिल्कुल होंगे। तो सबसे पहला यही है कि कौन सी क्लास से ये प्रिपरेशन शुरू होती है? सर, जो सैनिक स्कूल की एज में बताऊं, वो 10 से 12 साल होती है, और एज जो होती है वो 1 अप्रैल से काउंट होती है। अच्छा, अभी जैसे मैं कोई बच्चा जिसका पेपर होगा, ठीक है, तो अभी इस साल के लिए मैं बता दूं 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2013 तक, इसके बीच में जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ है उनका सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए भी पेपर है, और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्लास 6 के लिए भी दे सकता है। अच्छा, और 9th का 13 से 15 साल, वो भी 1 अप्रैल से काउंट होगी सेम। ठीक है, उनकी 9th क्लास में भी लेते हैं और 6th क्लास में भी लेते हैं। ठीक है जी। और रिम्स की जो एज होती है वो 11.5 से 13 साल रहती है। वो कौन सी क्लास होगी? वो आपकी रहती है 6th और 7th पास आउट वो ले लेते हैं, 8th क्लास में उनका एडमिशन होता है। अच्छा, वहाँ 8th में एडमिशन होगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। एज के अकॉर्डिंग मैं बेसिकली आपको सभी दर्शकों को, जो भी भाई देख रहा हो, मैं उनको बता दूं कि इसमें एज का क्राइटेरिया रहता है। एज के अकॉर्डिंग ही आपका बच्चा एंट्रेंस एग्जाम दे सकता है और वहाँ पहुँच सकता है। हमारे बच्चों में ना, हमारे गांव में किसान कह लो या हम जाट ट्रेड सेंटर की बात करें तो चाहे जाट कह लो, अंदर से ना एक होता है कि भाई मुझे मिलिट्री में जाना है। हाँ जी, हाँ जी। आप जाओगे गांव गांव तो सैकड़ों की संख्या में बच्चे सड़क पर दौड़ लगा रहे हैं। हाँ जी, लगा रहे हैं, है ना? और पर ये जब हम बात कर रहे हैं स्कूल्स की, जब हम बात कर रहे हैं लेफ्टिनेंट की, गजेटेड पोस्ट की, कमीशन पोस्ट की, ऑफिसर्स की, तो ये एक नई सोच है। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पेरेंट्स को जाननी चाहिए और उन तक पहुंचनी चाहिए कि जब हम मिलिट्री में जा ही रहे हैं और हमारे बच्चों के अंदर जज्बा है, लगन है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर इस तरह से जाएं। बिल्कुल, बिल्कुल। इस तरह से जाएं।
मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ ये जनरेट करेंगे। आपका बच्चा 6th में एडमिशन वहाँ लेता है तो 7 ईयर उनके पास रहेगा। बिल्कुल नॉर्मल स्कूल होता है। उसके बाद एक गेम कंपलसरी, आउटडोर गेम लेना कंपलसरी होते हैं, इंटर स्कूल गेम्स होते हैं, ठीक है, गेम्स में भी निकाला जाता है बच्चों को। और एनडीए मेन मोटो होता है एनडीए। तो क्या परसेंटेज रहती है? परसेंटेज सर हर स्कूल की परसेंटेज अलग है। जैसे कि मैं अभी अपने हरियाणा की बात कर लूँ, हरियाणा में 2 सैनिक स्कूल है, एक कुंजपुरा करनाल में, एक रेवाड़ी में। 2019 का 2019 का जो टॉपर था ऑल इंडिया एनडीए का टॉपर रेवाड़ी सैनिक स्कूल ने दिया। अच्छा। ऐसे ही कई बार, एक नहीं कई बार जो एनडीए का टॉपर है सैनिक स्कूल कुंजपुरा वाले भी दे चुके हैं। ठीक है। और 1000 प्लस उन्होंने सिलेक्शन दे दिए। हर साल जो उनका परसेंटेज 35-40% उनका रेशियो रहता है। जो बच्चा थोड़ा मेहनत करता है, टीचरों के साथ रहता है, अच्छे कांटेक्ट में, कम्युनिकेशन गैप नहीं होने देता है, वो 100% सिलेक्शन लेके जाता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि रिम्स, एक तो रिम्स हो गया और 2 और कौन कौन से? राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। ठीक है। ये कितने हैं देश में? ये देश के अंदर 5 हैं। अच्छा। एक आपका हिमाचल में है, चेल, सोलन डिस्ट्रिक्ट चेल, ठीक है जी। और 2 आपका राजस्थान के अंदर है, धौलपुर में है एक अजमेर के अंदर है। अच्छा। और 2 आपका कर्नाटका के अंदर है, एक एक बेंगलोर के अंदर है, आरएमएस की, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ सर अभी। अच्छा। एक बेंगलोर के अंदर है, एक बेलगांव कर्नाटका के अंदर। ठीक है जी। रिम्स एक ही है, वो देहरादून में। अच्छा, वो एक ही होता है। हाँ, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया में एक ही स्कूल है, वो देहरादून के अंदर है। ठीक है। ठीक है। तो और मैं सभी को बता दूं, जो भी दर्शक देख रहे हैं, कि सभी को डिफेंस मिनिस्ट्री रन करती हैं। जो इनके प्रिंसिपल वगैरह होते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल या उससे अपर रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं, वो इनके प्रिंसिपल वगैरह होते हैं। ठीक है। तो हाँ, सभी पेरेंट्स के दिमाग में भी चीज़ें चल रही होंगी कि हम अपने बच्चों को महंगे महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। किसी स्कूल का नाम भी ना ले चाहें, पूरे सभी जगह महंगे महंगे स्कूल हैं, अच्छे स्कूल हैं, सीबीएसई से हैं। तो वहाँ रह के भी, उन स्कूल्स में रह के भी क्या इस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हो सकती है? मतलब अंतर क्या है? स्कूल बहुत अच्छे अच्छे हैं, नाम तो मैं भी नहीं लेना चाह रहा। बहुत अच्छे अच्छे स्कूल है, टीचर भी अच्छे अच्छे हैं स्कूलों के अंदर। पर वहाँ से बच्चे क्यों नहीं निकल पाते, उसका रीज़न आप जानना चाह रहे हो? उसका वही रीज़न है क्योंकि जो इसका सिलेबस है सर, 5th क्लास में ही, 5th क्लास के जो एंट्रेंस एग्जाम की हम बात करें तो 7 तक का सिलेबस इसमें पूछा जाता है। अच्छा। एवरेज जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जो हमारा गवर्नमेंट सिलेबस है एनसीईआरटी, ठीक है, उसमें 5th क्लास में आप एनसीईआरटी की बुक उठा के देख लो, आपको बिल्कुल भी आपको एवरेज चैप्टर नहीं मिलेगा। अच्छा। जबकि एवरेज चैप्टर उसमें आता है। दूसरा मैं बता दूं, 7th क्लास में स्टार्ट होता है टाइम स्पीड डिस्टेंस, ठीक है, वो चैप्टर आपको 6th में भी नहीं मिलेगा। 5th के एनसीईआरटी तो छोड़ो, 6th में भी आपको नहीं मिलेगा। अच्छा। वो 7th में होता है। अब एग्जाम ले रहे हो आप 6th क्लास के लिए, अच्छा, और पूछ रहे हो आप 7 तक के लिए, ठीक है, तो वो जो स्कूलों के जो टीचर हैं भाई, वो अपने क्लास वाइज जो तो पढ़ाएंगे सर, सिलेबस वाइज 5th का सिलेबस ही तो कराएंगे 5th में, 6th का थोड़ी पढ़ा देंगे, या 7th का थोड़ी पढ़ा देंगे। 7th वाले जो टीचर्स होंगे वो 7th का पढ़ाएंगे, जो 6th वाले होंगे वो 6th का पढ़ाएंगे। पर इसमें क्या है सर, इन्होंने क्रीम, एक तरीके से क्रीम, तभी तो रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। और उस क्रीम को बनने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, बहुत आसान भी नहीं है। मेहनत करो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और जैसे बता दूं, बातों के वर्ड में लग रहा होगा कि बहुत आसान है, मैं वहाँ एडमिशन करा दूँ हो जाएगा बच्चे का, तो मेहनत करनी पड़ती है। हो तो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर अच्छा, मेहनत करने से ही सब चीज़ें पॉसिबल। एक एग्जाम्पल था, जब हम बैठे हुए थे वीडियो से पहले, भगत भाई मुझे बता रहे थे एक छोटा सा किस्सा अपने यहीं पास अलालपुर से। हाँ, अलालपुर से के पास मेरा एक फेवरेट स्टूडेंट है। मेहनत की बात आई ना, तब मेरे वो याद आया। विवेक डागर, उसका क्या था कि सर वो आया था बच्चा, क्या नाम? तो विवेक डागर नाम है, उसके पापा का नाम जैना रायन है। ठीक, अलालपुर गांव से। अलालपुर गांव से है, पलवल से। ठीक है। तो वो आया तो बच्चे हॉस्टल में डाल ले जाते हैं, घरों में क्या माल होता है, स्कूल छुट्टी हुई, घर आ गए 2 बजे अपना, उसके बाद खाना वाना खाया, रेस्ट किया, टीवी देखते हैं, बच्चे खेलते हैं, फिर शाम को पढ़ते हैं। वो माहौल होता है घर का, तो घर का ही माहौल होता है सर। ठीक है। फिर सुबह होती है, फिर स्कूल चले जाते हो, डेली वही रूटीन होता है, संडे को खेलते हैं बच्चे अपना। ठीक है।
अब हमारे यहाँ क्या होता है कि सुबह जो हमारा टाइमिंग रहता है, सुबह बच्चों को 6 बजे उठा दिया जाता है। ठीक है। 6 से 7 तक बच्चे क्या अपना रेडी हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद बच्चे को प्रेयर, 10 मिनट का योगा मेडिटेशन वगैरह 10-15 मिनट का वो चीज़ें कराई जाती हैं। फिर उसके बाद आपका बच्चे का ब्रेकफास्ट होता है। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट होता है तो 8 बजे बच्चे क्लास में पहुंच जाते हैं। ठीक है। 8 बजे से स्टार्ट हो जाती है क्लास, 1 बजे तक चलती है। उसमें 2 ब्रेक होते हैं 10-10 मिनट के। 8 से 10 बजे 2 घंटे की क्लास होगी, फिर 10 मिनट का ब्रेक है। ठीक है। फिर 12 बज जाएंगे सर, फिर 10 मिनट का ब्रेक है। 1 बज जाएगा, फिर लंच हो जाएगा। ठीक है। लंच करने के बाद बच्चे 20-30 मिनट्स में मैक्सिमम लंच कर लेते हैं बच्चे, मैक्सिमम। तो 1.5 घंटे का टाइम रहता है। 1 से 3 में हमारा लंच प्लस रेस्ट का टाइम रहता है। ठीक है। उसमें बच्चे रेस्ट करते हैं। हाँ। 3 से 7 सर फिर क्लास होती है, उसमें एक बीच में ब्रेक होता है 3 से 5 बजे तक। ठीक है। 5 जब बज जाते हैं तो 10 मिनट का एक ब्रेक दिया जाता है, क्योंकि माइंड है, मशीन तो है नहीं सर। हाँ। तो एक बच्चे को ब्रेक दिया जाता है, जिससे कि क्लास टीचर क्लास में बोलने नहीं देगा, बच्चों बातें नहीं करें। तो नॉर्मल सी बात है कि किसी भी स्कूल में आप पढ़ोगे तो टीचर्स बातें नहीं करने देते हैं। अपना पढ़ा रहा है तो उसी पे कंसंट्रेशन पावर के लिए ये ज़रूरी भी होता है कि बातें आपस में ना करें बच्चे। ठीक है। डेडिकेशन नहीं बन पाती है। ठीक है। तो 10 मिनट का ब्रेक होता है। उसके बाद 7 बज जाते हैं सर। ब्रेक के बाद 2 घंटे की क्लास होती है। उसके बाद 7 बज जाते हैं। 7 से 8 आपका डिनर होता है। ठीक है। 8 के बाद 8 से 10 भी क्लास होती है, प्रॉपर टीचर क्लास आएगा। 10 से 10:20 तक हमारा जो होता है मिल्क ब्रेक होता है, क्योंकि प्रोटीन बॉडी डेवलपमेंट ग्रोथ में प्रोटीन चाहिए होता है बच्चों को। ठीक है। 10:20 से लेकर 11:50 तक। ठीक है। 1.5 घंटे की क्लास होती है, वो भी क्लास में ही होगी, ये नहीं है। अच्छा। जैसे हमारा हॉस्टल है तो बच्चे क्या है, बेडिंग पे चले जाते हैं, वहीं पे पढ़ते हैं। हमारा तो क्लास में ही टीचर रहेंगे। ठीक है। 3 टीचर रहते हैं क्लास में बच्चे के साथ, जिससे भी जो भी उन्होंने दिन में पढ़ा, मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश का जो भी डाउट है वो डाउट वहाँ पे क्लियर किए जाते हैं विद टीचर के साथ। ठीक है। 12 बजे तक बच्चे टीचर के साथ बने रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो खुद से कर रहे हैं। सुबह 8 से शुरू होके और ये हमारा 12 तक रात को 11:50 पे जाके एंड होता है। ये चीज़ें शेड्यूलिंग से चलती रहती हैं। हाँ। अच्छा, सिलेबस कैसे मतलब किया हुआ है? सिलेबस के बारे में से पढ़ा रहे हैं? हाँ जी, सिलेबस के बारे में मैं आपको बता दूं कि 300 मार्क्स का पेपर आता है सर सैनिक स्कूल का। अच्छा। और सभी स्कूलों की अलग अलग कट ऑफ जाती है, क्योंकि सभी चाहते हैं कि हमारे नियरेस्ट जो सैनिक स्कूल है उन्हीं तो एक एग्जाम होता है 300 का? हाँ, एक ही बार में एक ही बार में। कितना टाइम ड्यूरेशन 2.5 आवर होता है। अच्छा, हाँ, ठीक 2.5 आवर होता है। ठीक है। उसमें आपका चारों पोर्शन आता है। 50 क्वेश्चन होते हैं मैथ के, जो कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। ठीक है। 150 मार्क्स का आपका मैथ का पेपर रहता है। 50 मार्क्स का आपका जीएस या जीके, ठीक है, जनरल साइंस जो होती है, और जीके जनरल नॉलेज, उसका पेपर होता है। 50 मार्क्स का आपका इंग्लिश का होता है। 50 मार्क्स की आपकी रीजनिंग होती है। अच्छा, रीजनिंग भी होती हाँ, है, जो कि स्कूल में तो नहीं, स्कूल में जीएस भी उस लेवल की नहीं कराई जाती जो। हाँ, ठीक है। रीजनिंग तो बच्चों को यहीं आके पता ना सारी वहीं पहुंची है घूम के कि स्कूल्स में से सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं। हाँ। स्कूल से सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं, और हमें इस तरह के शिक्षा संस्थान में अपने बच्चे को एडमिशन कराने की जरूरत क्यों पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, तो बात शुरू हुई थी विवेक डागर से। हाँ जी, हाँ जी, कहाँ पहुँच गए? विवेक डागर की मैं बता रहा था स्टोरी। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मेहनती स्टोरी है। देखो, लेबोरियस एक कह सकते हैं हम। विवेक डागर आया था तो बच्चे का मन नहीं लगता था पढ़ाई में। पर जब बच्चा एक नॉर्मल स्टूडेंट था, जैसे स्कूल के नॉर्मल स्टूडेंट थे, नॉर्मल स्टूडेंट था और गांव का बैकग्राउंड था, तो पेरेंट्स चाहते थे कि उसके पेरेंट्स का काम, मैं मार्क बता दूं क्या है, उसके पापा की फल की रेहड़ी है। ठीक है। फ्रूट्स की दुकान है, जूस वगैरह की, जूस बेचते हैं, वेंडर है एक तरीके से। ठीक है जी। मार्केटिंग में उसे रहना पड़ता है, सब तरीके के कस्टमर वहाँ आते हैं, सभी तरीके के। तो विवेक डागर, उसके पापा ने फीस सबमिट करा दी। फीस सबमिट कराने के बाद क्या है, हम उसका मन नहीं लगता था, उसे घर जाने की लगी रहती, मैं घर जाऊँ किसी तरीके से, पापा मेरे को घर ले जाए। ठीक है। छोटे बच्चे होते हैं। तो एक दिन वो बार बार जिद करता था, फ़ोन पे भी रोता रहता था कि सर मेरे को, पापा मेरे को ले जाओ यहाँ से, मन नहीं लग रहा, ये है वो है, क्योंकि यहाँ पे क्या ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है। गांव का शरारती हाँ होता है, माइंड होता है, बच्चे खेलते हैं वगैरह, शरारतें करते हैं। यहाँ पे शरारतें नहीं कम होगी। फ़ोन वगैरह चलाते हैं आजकल तो घरों में बच्चे, फ़ोन नहीं देखने को मिल रहा है, रील्स चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, वो चीज़ें क्या है नहीं मिल रही है बच्चे को। तो उसके पापा उसको ले गए। ठीक है, मैं ले जाता हूँ। उसके पापा ने उसको ले जाके दुकान पे बैठा दिया। ठीक है। एक दिन की जीवन चल रहा कि मैं कैसे पैसे कमाता हूँ और फिर तेरी फीस जमा कराता हूँ।
तो वो एक दिन उसे ले जाके बिठाया अपनी दुकान पे और फिर उसने देखा। अच्छा, पूरे दिन उसको अपने वहाँ बिठाए रखा, फलों के रेडी दुकान पर पे बोलो या उसे अपनी जीवनचर्या दिखाई कि मैं किस तरीके से मेहनत करके, ठीक है, किस तरीके से मैं पैसे कमा रहा हूँ। ठीक है। तो एक दिन तो वो दिखाया, दूसरे दिन उसके पापा उसको ले गए डीसी ऑफिस में, ठीक है, पलवल का जो डीसी ऑफिस है हाँ, वहाँ लेके गए, उसे दिखाया, देखो वो कलम की ताकत है, वो क्या कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रहे हैं, बस साइन चला रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं और उसकी तनख्वाह ले रहे हैं। ये डीसी साहब हैं, ये एसडीएम साहब हैं, क्या कर रहे हैं, सब उन्हें सैल्यूट मार रहे थे, उन्हें उस चीज़ को दिखाया, ऑब्जर्व कराया बच्चे को कि देखो ये पावर है डीएम की, कि इतने बड़े बड़े 3 स्टार रैंक के ऑफिसर हैं, उससे ऑफिसर उनको भी वो ऑर्डर्स दे रहे हैं, ठीक है, और वो उनको सलूट कर रहे हैं, ठीक है जी। वहाँ ले जाके उसे दिखाया, तब उस बच्चे की समझ में आया उसकी, अगर मैं, उन्होंने बताया कि अगर तू इस तरीके से नहीं पढ़ेगा तो तू ये बनेगा, यहाँ बेच फल, हाँ फल बिकेगा। अगर तू डीसी ऑफिस में पढ़ता है या पढ़ता है तो ऑफिसर लायक तेरे को ऐसे ही जॉब मिलेगी, ठीक है, और प्राउड मूवमेंट की बात रहेगी आपके लिए। अगर आप एयरफोर्स ज्वाइन करते हो तो ऐसे फाइटर जेट जिनमें को आप देख नहीं सकते, नज़दीक से, जिन्हें रेस्ट्रिक्शंस होती है कि नज़दीक से आप उन्हें देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ऐसे फाइटर जेट्स को आपको उड़ाने का मौका मिलेगा, और गवर्नमेंट आपको सैलरी देगी, और जो ऑफिसर्स होते हैं वो सैल्यूट अलग मारेंगे, रिस्पेक्ट रहेगी, रिस्पेक्ट सोसाइटी में भी रिस्पेक्ट, सोसाइटी में रिस्पेक्ट रहेगी, आपके बेस में रिस्पेक्ट रहेगी। आपको ऐसे ऐसे फाइटर जेट्स उड़ाने को मिलेंगे कि जिनको आप फोटो, एक सेल्फी होती है ना, सेल्फी नहीं ले सकते। एक मतलब आम बोलचाल में कहें तो उनके पिताजी जो डागर साहब थे, उन्होंने जाट बुद्धि चला के एक उनके बच्चे के दिमाग में घुसा दिया कि भाई दिखा के प्रैक्टिकली या तो ये है या फिर ये है, या फिर ये है। अच्छा, फिर आया बच्चा, फिर आया दोबारा से खुद से। अच्छा, उसके पापा ने बताया कि वो बच्चा खुद से आया, ठीक है, कि मेरे को पढ़ना है, मेरे को यही बनना है, ठीक है, जो मेरे को ऑर्डर देने, इसके पापा ने बताया या तो ऑर्डर लेने वाला बन जा या देने वाला बन जा। अगर लेने वाला बनेगा तो जीवन भर किसी ना किसी की सुनता रहेगा, ऑर्डर लेता ही रहेगा, ठीक है। देखो मैं कैसे ऑर्डर लेता रहता हूँ, 2 गिलास जूस बना, 1 गिलास जूस बना, लोग ऑर्डर दे देते हैं, बाइक स्टार्ट करिए, गाड़ी स्टार्ट करी, चले जाते हैं और जूस बना भी रह जाता है। बेटे के ऐसे भी सिचुएशन दिखाई उन्होंने, और वो उनको कुछ बोल नहीं पाते, ठीक है, कि 1 गिलास जूस बनवा लिया, किसी का फोन आ गया, अर्जेंट काम हो सकता है, लोग ऐसे भी कर देते हैं। पढ़ने में कैसा था वो बच्चा? पढ़ने में बिल्कुल नॉर्मल था, रीजनिंग जैसा सब्जेक्ट है, उससे बिल्कुल उसको कोई नॉलेज नहीं थी, उसके बारे में, जीएस के बारे में उसे कोई नॉलेज नहीं थी, ठीक है, ठीक है। तो मेहनत की बच्चे ने, डेडिकेशन दिखाई, दिन रात पढ़ता, वो बच्चा संडे को भी पढ़ता सर, ठीक है। बच्चे और बच्चे संडे को खेलते, वो संडे को ही पढ़ता था पूरे दिन, बात ऐसी घुस गई दिमाग में, उसके दिमाग में वो बात ऐसे टच कर गई, उसके दिल में कह लो या दिमाग में कह लो, ऐसे टच कर गई। उसने सैनिक स्कूल कुंजपुरा का एग्जाम निकाला, जो देश का टॉप 5 स्कूल है, अच्छा, और जो मिलिट्री स्कूलों में भी टॉप स्कूल है बेंगलोर, बेंगलोर राष्ट्रीय मिलिट्री बेंगलोर का स्कूल भी का भी उसने एग्जाम किया, इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू क्रैक किया, और उसका फाइनली एट द एंड सिलेक्शन हो गया, ठीक है। कितने दिन लगे इसमें? पूरा सर प्रोसीजर होता है, आपका एग्जाम होता है, एग्जाम। उस बच्चे की ट्रेनिंग यहाँ कितने दिन हुई? उस बच्चे ने 1 साल ट्रेनिंग ली, अच्छा, हाँ, ठीक है। उसके बाद एग्जाम हुआ और वो, हाँ बिल्कुल, ठीक है। इस भाई के अलावा और भी कितने बच्चों ने यहाँ से? 7 बच्चों का हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुआ है सर। अच्छा, और कितने दिन हुए हैं ये अकेडमी ओपन किए? अकेडमी ओपन किए विदिन 1 ईयर हुआ है। 1 साल में हमने 7 बच्चों को, एक बैच में, एक बैच, हाँ, 2022 वाला बैच है, उसमें दिए थे, एक ही बैच से हमने 7 बच्चों को करा दिया सिलेक्शन, ठीक है। तो मुझे लगता है कि लगभग सभी सवाल आ चुके होंगे। अच्छा, एक सवाल और रहता है कि बच्चों को यदि यहाँ एडमिशन कराना है तो कौन सी क्लास से कराएं आपके पास? हाँ जी, तो बच्चों का हम 3rd पास करके एडमिशन लेते हैं। अच्छा, जिसके बच्चे ने 3rd पास कर ली, 4th में हो, वो एक बच्चा, अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है। क्यों? 2 चांसेस होते हैं एक बच्चे के पास, क्योंकि 10 से 12 साल की एज होती है, तो 12 साल में 2 साल हो गए, 2 साल में 2 चांस, ईयरली एग्जाम में तो 2 बार पेपर दे सकता है। अगर आप 5th में ही डालोगे कि मैं भाई इसी साल एग्जाम और इसी साल बच्चे को डालूं, तो बच्चा हालांकि निकल भी जाता है। अगर मान लो नहीं निकला, तो आप सोचोगे भाई 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से या 4 नंबर से, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। देखो सर, स्कूल की तरह तो है नहीं कि भाई 50% ले आया तब भी पास है, 80% ले आया तब भी पास है, 90% ले आया तब भी पास है, ठीक है। यहाँ तो ये है, अगर कट ऑफ
300 में से अगर 250 पे कट ऑफ जा रही है स्कूल की, अगर आपके 249 है तो आप वेटिंग में रह जाओगे। हो सकता है वेटिंग क्लियर हो नहीं हो। ठीक है सर, क्लियर हो नहीं हो और आप रह जाओ। ठीक है। एक नंबर की लड़ाई है, मतलब हम कंपटीशन है सर ये। ठीक है। जैसे दिल्ली पुलिस का हो गया, हाँ CPU है, हाँ, ये भी CGL हो गया, ये कॉम्पिटिटिव कंपटीशन है। एक एग्जाम ही नंबर है, बहुत सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। हम एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं, हम वो मार्गदर्शक हैं, वो मीडिएटर हैं, आप कुछ भी बोल सकते फिर हो। एक तरह से एक चीज़ और ऐड होती है कि बच्चों का जो लाइफस्टाइल है, जो शेड्यूल है, उनकी टाइमिंग है जो, हाँ जी, हाँ जी। वो भी उनकी आदत में डल जाती है एक हाँ, साल में, जो उनको वहाँ जाके फॉलो करते हैं देखो स्कूल में। मैं बताऊं क्या है, बहुत सारे पेरेंट्स की क्वेरी रहते हैं, नए नए पेरेंट्स पूछते हैं सर इतना आप पढ़ा रहे हो, कोई UPSC का एग्जाम थोड़ी दिलाना है। और हमारा बच्चा तो घर में 6 घंटा पढ़ता है, रात को 8 बजे सो जाता है, यहाँ 12 बजे तक कैसे जगेगा। देखो मैं एक छोटा सा एक गांव देहात वाला ही एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। देखो जब घरों में शादियाँ होती है ना, तो जब घर में शादी का माहौल रहता है तो उस शादी वाले रात तो कोई नहीं सोता है, नहीं सोता ना सर। तो वही माहौल यहाँ चलता है कि बच्चे सारे बच्चे 12 बजे तक पढ़ते हैं, तो उनको देगा जैसे आप संगत डालोगे ऐसा ही बच्चे में रंग निकल के आएगा। जिस शेड्यूल में उन्हें डालोगे ऐसे ही वो धीरे धीरे वो ढल जाए। बच्चा एक कमल का फूल है, एक फूल बोलो आप, जिस डायरेक्शन में आप डालोगे उस डायरेक्शन में वो, मैं कह रहा हूँ ढल सर जाएगी। टाइम तो लगता होगा शुरुआत में। हाँ, जैसे शुरुआत बच्चा में टाइम लगता है सर। शुरुआत में within- घर से आ रहा है, हाँ। कंफर्टेबल माहौल से आ रहा है, कह रहा बिस्तर में है, मम्मा दूध ले आओ, मम्मा खाना ले आओ, मम्मा टीवी चला दो, मम्मा मुझे टीवी देखना है, मम्मा मोबाइल देखना है। तो ये चीज़ें तो चेंज हो रही, तो इसमें टाइम तो लगता होगा बच्चों को। तो एडजस्ट होने की मैं बात बता दूं कि 10 से 15 दिन तो लगते हैं सर, अच्छा। विदिन 2 वीक्स। ठीक है। पर हमें भी बच्चों को समझ, हम अपने यहाँ कोई भी बच्चा अगर 4th क्लास से भी आता है, 5th पे से भी आता है, 6th से भी आता है, 7th से भी हमारा 5th से और 8th, क्योंकि 9th में भी हमारी 9th क्लास भी चलती है, हाँ 9th में भी RIMC की एंट्रेंस हो चलती रहा है। है हाँ जी, और 6th में भी हो रहा है। हाँ 9th में भी हो रहा है, 6th में भी हो रहा ठीक है, है। और RIMC का 11.5 से 13 साल ठीक है। उसकी तैयारी बच्चे 4th से ही स्टार्ट कर देते हैं सर। ठीक है। हाँ, किसी का बच्चा 4th में हो, 5th में हो, 4th से लेके हम 8th तक एडमिशन लेते हैं, 7th क्लास 8th क्लास में हो, जिसकी बच्चे की एज 13 से 15 के बीच में लाई करती है। तो कुछ एंट्रेंस रखते हैं हम जब एडमिशन हाँ, के लिए? एडमिशन यही मैं बताने वाला था कि कोई भी बच्चा हमारे पास आएगा तो हम पहले उसका एंट्रेंस एग्जाम लेंगे, तभी हम बच्चे को हाँ, ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि हाँ, भाई ये बच्चा उस आगे एग्जाम चल के लिए सकता है हम या मेहनत नहीं चल करेंगे। सकता। नहीं चल सकता तो हम पेरेंट्स को बता देते हैं कि क्यों, क्योंकि सभी का माइंड एक जैसा नहीं होता है। देखो किसी का मन रुचि होती है, किसी का गेम फेवरेट होता है, किसी बच्चे को गेम में जाना होता है, पर पेरेंट्स क्या सोचते हैं, पेरेंट्स का माइंड सेटअप होता है कि मेरा बच्चा आर्मी ऑफिसर बने या नेवी ऑफिसर बने या एयरफोर्स ऑफिसर बने, पर बच्चा सोचता है कि मैं गेम में निकलूं, या किसी अन्य फील्ड में बहुत सारे हाँ बहुत सारी फील्ड्स हैं उसमें जाने की सोचता है, पर पेरेंट्स उसे ले आते हैं कि एक तरह भाई से यहाँ पहले एंट्रेंस एग्जाम भी हो गया, फिर थोड़ी काउंसलिंग भी बच्चे की हाँ काउंसलिंग हो जाती है, हमें पता चल जाता है कि बच्चे का बेस क्या है। तो हमारे यहाँ बेसिक की क्लास अलग चलती है। अच्छा, पहले बेसिक की हाँ, क्लास अगर बच्चे का बेस वीक है सर तो 45 डेज की हमारी बेसिक की क्लास चलेगी, उसके बाद हम उसे एडवांस क्लास में डालेंगे। ठीक है। ठीक है। तो हॉस्टल वगैरह सब अपना है? हाँ, हॉस्टल वगैरह है, हॉस्टल की फैसिलिटी है, अकोमोडेशन, लॉजिंग, फूडिंग, हॉस्टल, स्कूलिंग CBSE स्कूल से भी अगर हमारा टाई अप है, CBSE स्कूलिंग भी हम ही कराएंगे, कोचिंग भी हम ही प्रोवाइड करेंगे। बहुत बढ़िया। ठीक है, मुझे लगता है कि पेरेंट्स के लिए तो सभी सवाल कवर हो चुके हैं, और यदि किसी और पेरेंट्स का कुछ सवाल रहता है तो हम नंबर भी डालेंगे सर का, और इसके अलावा कमेंट्स बॉक्स में भी आप अपना सवाल कोई दे सकते हैं। अब बात करते हैं सर उन नौजवानों की, जैसे आप ही की तरह के जो और नौजवान हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहे हैं, कर चुके हैं, या फिर ओवर एज हो चुके हैं, हाँ कुछ भी कारण से, मतलब वो इस वाली लाइन में अपना कैरियर किस तरह से बनाएं, कि आप अपने एक्सपीरियंस से उन्हें कुछ टिप्स शेयर कीजिए, कुछ ऐसी चीज़ें जिनका ध्यान रखना है शुरुआत में, कैसे कैसे ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, थोड़ा उनके लिए बताइए। देखो अगर इस फील्ड में आना है किसी भी बच्चों को जो ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, ठीक है, 6th 8th के बच्चे को पढ़ाना है, ज़्यादा मैटर नहीं करता कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हो या आप PhD हो। ठीक है, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, B.Ed कर रखी है, नॉर्मल है। ठीक है, पर अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, मैटर करता है अच्छे से आपने पढ़ा है, हाँ। आपको क्या आता है, नॉलेज क्या है आपके पास, वो मैटर करता है। और दूसरा डेडिकेशन, ठीक है, कि आपको डेडिकेटेड होके काम सीखना पड़ेगा। किस तरीके से बच्चे को चाइल्ड साइकोलॉजी, जब B.Ed करते हैं तो उसमें चाइल्ड साइकोलॉजी होती है, तो बच्चे को माइंड को सेटअप को पढ़ना होता है, उसे मोटिवेट भी करना होता है। हमें बार बार सर वीक में मोटिवेट भी करते रहना होता है बच्चे को कि आप कर सकते हो, आप कर जाओगे, ये है
जो बच्चे होते हैं। तो कुछ बच्चे को मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे देखे हैं जो स्टार्टिंग में आए वीक बच्चों में, मतलब अगर 40 बच्चों की क्लास चल रही है ना तो उनका नंबर आता था 30 के बाद। ठीक है। अगर 50 मार्क्स का टेस्ट हुआ था उनके 18, 16, 14 ऐसे मार्क्स आते थे। उन्हें मोटिवेट कर करके वो बच्चे लास्ट में पेपर टाइम में ऐसे स्कोर करते थे 50 आउट ऑफ 50, 48, 44, 46 करीब टॉपर बच्चों में वो पहुंच जाते थे। ये अंतर हो गया। और हाँ। जो कोचिंग संस्थान है, मतलब कि एक जो बड़े बच्चों को हम कोचिंग दे रहे हाँ जी, हाँ हैं जी, हाँ जी। उनमें और हम में ये अंतर होगा। हाँ, क्योंकि बिल्कुल। हमें बच्चों को मतलब ऐसे जैसे कुम्हार करता है ना, कुम्हार जब घड़ा बनाता हाँ, है हाँ, हाँ, वो वाली चीजें वही बच्चों के चीजें हैं साथ, सर, क्योंकि वही। बेस बन रहा है बच्चों का। देखो हमें भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी है कि आप इस फील्ड में बच्चों का कैरियर बना रहे हो। कल को ये बच्चे ऑफिसर बनेंगे तो हमें याद रखेंगे बस। अभी भी बच्चे को फ़ोन आते मैं ये बता दूं, ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की कैप है। ठीक है। ये मेरा एक स्टूडेंट अभी आया था मेरे से मिलने के लिए, वो सर 6th में उसका एडमिशन हुआ था। हाँ। तब मैं पढ़ाता था, एज ए टीचर था। ठीक है। तो मैंने उसके ऊपर, वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चा आया था, उसके पेरेंट्स आज भी मेरे बोलते हैं सर आपकी वजह से मेरे बच्चे का सिलेक्शन, क्योंकि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में मैं बता दूं मेरे सब्जेक्ट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इंग्लिश क्वालिफाइंग होती है 200 मार्क्स का, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का पेपर आता है, सैनिक स्कूल का 300 का आता है। मैथ बहुत इजी लेवल की आती है मिलिट्री स्कूल में, उससे थोड़ा मॉडरेट आती है रीजनिंग, और सबसे हार्ड जो पोर्शन रहता है वो होता है जीके का, जीके या जीएस का। ठीक है। तो जीके जीएस में संभालता था, मतलब एक परसेप्शन, एक कहावत बन जाती है ना कि, तो हमारी फील्ड में एक कहावत बनी हुई है मिलिट्री स्कूल के लिए, जिस बच्चे की जीएस स्ट्रॉन्ग है वो बच्चा सही मिलिट्री स्कूल पहुंच जाएगा। ठीक है। वो लेवल इस तरह, तो वो बच्चा आया था और ये मेरे लिए ये गिफ्ट लेके आया था राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए। ठीक है। कि सर ये मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। अभी वो बच्चा 8th क्लास में पढ़ रहा है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चेल में, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल इससे खुशी चेल मिलती में। है, हाँ, आत्मसंतुष्टि ये मिलती इन है, चीज़ों से ही तो मैं मोटिवेट होकर यहाँ पे। satisfaction हाँ, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चेल आप गूगल पे भी डालोगे तो आ जाएगा। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आपका हिमाचल से शिमला से 30 किलोमीटर ऊपर है। क्या नाम था इस भाई बच्चे का रिपू दमन चौधरी। ठीक है। ठीक है। अच्छा। तो भी जाट है और आपका यूपी से बिलोंग करते हैं। ठीक है। ठीक है। जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ था बिल्कुल हमारी 2000 भागीदारी- मैं बताऊं 2019 या 18 बैच का वो बच्चा था। आज भी हमारी भागीदारी आर्मी में एज कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। हाँ। और अभी आगे भी रहे, हम तो कहें आगे भी रहे, हर तरह से रहे, जीडी में भी रहे, सब जगह पर ये इस तरह भी हम आए हैं क्योंकि हमारे बच्चों में ना तो दिमाग की कमी है, हाँ जी, बिल्कुल, ना डेडिकेशन नहीं की कमी कमी, है, बिल्कुल ना किसी लगन चीज़ की में कमी, कुछ नहीं। नहीं है। उनका डीएनए ऐसा है कि वो किसी हाँ। काम में लगेंगे तो उसको कर लेंगे। बिल्कुल रास्ता सही। दिखाने की बात हाँ है, जी। ये रास्ता है हाँ जी, भाई, हाँ जी। रास्ता बस प्लेटफॉर्म, एक डायरेक्शन। हम खुद कभी कभी जैसे मैं सोचता हूँ पेपर रिजल्ट आता है, बच्चों का सिलेक्शन होता है, तो कभी मेरे माइंड में भी ये ख्यालात आते हैं कि शायद मेरे पेरेंट्स को पता होता तो मैं भी आर्मी ऑफिसर और अभी ब्रिगेडियर वगैरह, लेफ्टिनेंट कर्नल वगैरह की रैंक तक पहुँच गया होता। तो ये हमारे भी रहता है कि मैं नहीं चाहता कि ये लोगों को पता चले बॉस कि कोई बच्चा अफसोस, जैसे हम अफसोस मनाते हैं, ठीक है, तो सर कि हम आर्मी ऑफिसर नहीं बन पाए, ये चीजें होती है। हाँ, देखो ये सबके मैंने ये तब तक रहेगा जब तक गाइडेंस हाँ। और ये जानकारी। आप मैं ये भी कहूँगा कि क्योंकि जेटीसी का जो मकसद है ना वो ये है कि हम अपने बच्चों को बच्चों का भविष्य कैसे बनाएं, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। नौजवानों को बाजार में कैसे लाएं, एक अच्छी उनके डायरेक्शन भविष्य में कैसे लाएं। तो आपसे ये है कि इस वीडियो को ना उन सभी पेरेंट्स तक पहुंचाएं, उन सभी भाइयों तक पहुंचाएं जो कुशाग्र हैं, कमीशन बुद्धिमान पोस्टों पे, हैं। जो कमीशन पोस्टों को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या देखो पता आपकी जीडी, वीडियो से ही कोई हाँ, इस वीडियो से मोटिवेट होके कोई बच्चा कल को ऑफिसर बने, कोई लेफ्टिनेंट बने, बिल्कुल 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 शेयर भी करे। बिल्कुल इसके अलावा- बनेंगे सर, बिल्कुल बनेंगे। इसके अलावा एक सवाल था कि मतलब कितने टीचर होंगे हमारे यहाँ फैकल्टी में? और हमारी फैकल्टी में सर 8 टीचर्स हैं। अच्छा। मेरे को मिला के, ठीक ठीक है जी। सब्जेक्ट हम वाइज? हाँ, सब्जेक्ट वाइज। मैथ की जो क्लासेस होती है वो 6 घंटे की क्लास होती है। नॉर्मल स्कूलों में 1 घंटे की क्लास मिलेगी। हाँ। हमारे संडे को भी क्लास होती है। अच्छा, आज हम यहाँ एक ही दिन में 6 घंटे पढ़ा रहे हैं मैथ्स? मैथ 6 घंटे, अच्छा, 6 घंटे की एक दिन में मैथ की क्लास होगी। स्कूल में हम पूरे सप्ताह में 6 घंटे पढ़ा रहे हाँ, हैं। और स्कूलिंग 6 घंटे का होता है। हाँ, 8 से 2 स्कूल होता है। हमारा तो 6 घंटे की मैथ की क्लास होती है सर। ठीक है। और स्पेशल टीचर, ये हमने जैसे मैथ का जो 6 घंटे का एक ही टीचर पढ़ाएगा एक क्लास को, ये नहीं कि वो दूसरी क्लास को पढ़ा रहा है, तीसरी क्लास को पढ़ा अच्छा, रहा है। ठीक है। स्पेशल टीचर मैथ का ही रहेगा। इंग्लिश का जो टीचर है वो हमारे कानपुर से हैं टीचर, ठीक है। मैथ वाले टीचर वो बिहार से हैं, ठीक है। अलग अलग आउट ऑफ स्टेट सभी टीचर जो हैं आउट ऑफ स्टेट है। इंग्लिश वाली मैम वो 35 ईयर्स से पढ़ा रही हैं, ठीक है। ठीक है जी। 50 के करीब उनकी एज है। ठीक है।
और मैं खुद 8 साल से पढ़ा रहा हूँ। इंग्लिश वाले सर हैं वो 8-9 साल से पढ़ा रहे हैं। मैथ वाले सर हैं, ओलंपियाड की तैयारी भी उन्होंने कराई हुई है। ठीक है, ठीक है। तो अब ये है कि भाई जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, एज ए बिजनेस, एज ए प्रोफेशन आपने अपना लिया है हाँ जी, इसको, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, एकेडमी बना ली, आगे के लिए भी कुछ एम्स रखे होंगे आपने। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ तक पहुँचने में कुछ कठिनाइयाँ आई ऐसे? देखो कठिनाइयाँ तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, कहते हैं ना, ये तो एक जीवन का हिस्सा है। ठीक है, मेहनत करो और आगे बढ़ो। ठीक है। ये एक पॉलिसी मैंने अपने माइंड में सेटअप कर रखी है कि डेडिकेट जो भी आपको भगवान ने काम दिया है, जो भी आपको काम मिला है, मैं तो सभी भाइयों को अपने यहाँ ट्रेड सेंटर पे बताना चाहता हूँ, भगवान ने आपके लिए जो भी काम चूज किया है, आप किसी भी फील्ड में हो, अपना काम पूरी ईमानदारी और पूरी डेडिकेशन के साथ करो, आप भी अच्छी अच्छी ऊंचाइयों तक पहुँचोगे। ठीक है। तो नौजवानों को यही है जो इस बिज़नेस में आना चाहते हैं कि पहले एक्सपीरियंस करें। हाँ जी, हाँ जी, पूरे पहले आप खुद को एक जज करें, खुद को देखें कि आप इस काम के लिए हैं भी कि नहीं। बिल्कुल, ऐसा ही अपनी एबिलिटी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं नहीं था, पर जैसे जैसे मैंने रिजल्ट दिया, मेरा बच्चा ऑल ओवर इंडिया टॉप कर दिया, मेरे पास जगह जगह से फ़ोन आए। लोकल बच्चे मेरे पास ऑल ओवर इंडिया से बच्चे हैं सर, हिमाचल से बच्चा है, उत्तराखंड से बच्चा है, आपका गोरखपुर से बच्चा, जोधपुर से मेरे पास बच्चा है, पटियाला से मेरे पास बच्चा है, आपका पठानकोट से मेरे पास बच्चे हैं। ठीक है। ऑल ओवर इंडिया से मेरे पास, महाराष्ट्र से मेरे पास बच्चा है। ठीक है सर, भरतपुर से मेरे पास बच्चे हैं, मेरठ से मेरे पास बच्चे हैं, बुलंदशहर से मेरे पास बच्चे, ऑल ओवर इंडिया से बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं। ठीक है। तो युवा साथियों को यही है कि बहुत बड़ा देश है। हाँ जी, हाँ जी। बहुत स्कोप है एजुकेशन सेक्टर में, बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप आइए, आगे बढ़िए। भाई से जो मदद चाहिए, जो एक्सपीरियंस कुछ सीखना है कुछ है, वो भाई भी आपकी मदद करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। इसके अलावा मैं अपने, क्योंकि भाई का जो ये इंस्टीट्यूट है, ये जो सेंटर है, ये बल्लभगढ़ में है, माने कि ये एक तरह से अपॉर्चुनिटी है यहाँ के लोगों के लिए। उनसे मैं आप अपने लोगों से और इस इलाके के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, वो अवेयर नहीं है कि जब महाराष्ट्र से और देश के इस कोने कोने से बच्चे यहाँ आ रहे हैं, तो हम इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब क्यों नहीं कर रहे। बल्लभगढ़ में यह है, आसपास के जो लोग हैं, पलवल तक, होडल तक, फरीदाबाद, पूरे इस ज़िले से, उन सब तक मेरा ये संदेश है कि आप आइए, एक बार भाई से मिलिए और चीज़ों को जानिए, समझिए, फिर अपने बच्चों का एडमिशन कराइए। जो भी क्वेरीज रहती है, फ़ोन नंबर भी आपको मिल जाएगा। फ़ोन पे भी आप क्वेरीज ले सकते हैं। कोई भी डाउट रह जाए फिर भी तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है। मेरे पास जो बच्चे हैं सर, 90% जो बच्चे हैं ना, 95% जो बच्चे हैं ना, वो आउट ऑफ स्टेट ही हैं। हरियाणा के जो बच्चे हैं मेरे पास, ये बस वो 5% बच्चे हैं। तो ये मेरे को ऐसा लगता है कि भाई हमारे स्टेट के जो बच्चे हैं खेलों में बहुत आगे हैं। देखो हमारा हरियाणा स्टेट खेलों में बहुत आगे जा रहा है हमारे। तो मैं चाहता हूँ कि पढ़ाई में भी हमारा जो स्टेट है वो बिल्कुल एज ए आर्मी ऑफिसर बच्चे, नेवी ऑफिसर और मिलिट्री ऑफिसर। मुझे जो लगता है वो केवल यही है एक बात, कि हमारे यहाँ एक ही चीज़ की कमी है कि जानकारी नहीं है, जानकारी, नॉलेज, जो गाइडेंस हमें, जो गाइडेंस, लैक ऑफ गाइडेंस, जैसे हम और सर आप रह गए, लैक ऑफ गाइडेंस है। हम में किसी चीज़ का टैलेंट, अगर हमें टैलेंट नहीं हो तो हम यहाँ तक नहीं बैठे। गाइडेंस रहे तो, लैक ऑफ गाइडेंस थी, अगर हमें भी ये गाइडेंस मिली होती। और ये स्कूल मैं बताऊँ आज के नहीं है, ये हमारे फादर की डेट ऑफ बर्थ है ना, उनसे भी पहले के स्कूल है, 1965 के। हम तो यही सोच के बैठे हैं कि ये तो आर्मी वालों के लिए है। और अभी भी लोग सोचते हैं कि आर्मी वालों के ही है। आर्मी वालों के EPS होते हैं। ठीक है जी। ये 1965 से रनिंग है। और मिलिट्री स्कूल की मैं बता दूं, ये किंग जॉर्ज 5 थे, जो इंग्लैंड के राजा थे, किंग जॉर्ज 5। तो उन्होंने 2.5 लाख रुपए फंडिंग की थी मिलिट्री स्कूल के लिए, अपनी तरफ से डोनेशन, जो बोलते हैं डोनेशन दिया था। तब ये स्कूल स्टार्ट हुए थे 1922। मिलिट्री स्कूल सेल की बात करूँ तो 1922 में स्टार्ट हुआ, 1922 तब से चल रही हैं ये चीज़ें। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमारे देश के अंदर चल रहा था, चोरा चोरी इंसिडेंट हमारे देश के अंदर हुआ था 1922 में, तब ये इन मिलिट्री स्कूल की एस्टेब्लिशमेंट हुई। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक है, अभी भी हर साल बच्चे पढ़ रहे हैं, हर साल बच्चों का एडमिशन हो रहा है। वो अलग बात है, आपको पता नहीं है, वो अलग बात है। आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे, आपके बच्चे एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे रहे, आप ये कह रहा हूँ, वो अलग बात है। पर बच्चे तो जा रहे हैं, जिनको पता है उनके जा रहे हैं। तो यही है कि भाई अब इस सूचना को पहुँचाइए। अच्छा, एक चीज़ और है, ये किताब रखी है, आपका भी ध्यान जा रहा है और मेरे दिमाग में भी है, मैं पढ़ भी रहा था। तो ये आप, ये मैंने मेरी
7 साल की एक कमाई है सर। अच्छा। मैंने 3 साल मेहनत देके अपनी GS की, हम्म। क्योंकि सिलेबस मैं बता दूं अलग अलग क्लास, पहले भी मैंने आपको बताया अलग अलग क्लासेस का होता है, 4th 5th 6th 7th। तो ये हमें सर्च करना पड़ता है, अलग अलग बुक्स को पढ़ना पड़ता है, तब जाके बनाना पड़ता है सिलेबस। तो ये मैंने अपने खुद से नोट्स तैयार किए हैं, ठीक है, GS के। ठीक है मिलिट्री स्कूल के लिए, ये मिलिट्री स्कूल के GS के नोट्स हैं। ठीक है। मिलिट्री स्कूल के लिए ये नोट्स मैंने तैयार किए। आपने जब आए, आपने देखा इन्हें, हाँ। आपने पढ़ा, तो आपको कैसा लगा? बिल्कुल बढ़िया, अच्छा, अच्छे थे ना। चुनी उसके अलावा हुई चीजें हैं, बहुत अच्छे से जो आपने define इन किया। बच्चों के लिए ही देखो, मार्केट में करोड़ों लाखों बुक है, हाँ। पर ऐसी नॉलेज का भी क्या फायदा कि हम एग्जाम ही बच्चों को पास ना करा पाए। तो जिस एम को लेके बच्चे, या जिस उम्मीद से पेरेंट्स हमारे पास छोड़ के जाते हैं बच्चों को, अगर हम उनका एग्जाम ना पास करा पाए, हम डाटा ऐसा पढ़ाएं, नॉलेज तो दे रहे हैं पर सिलेक्शन नहीं हो रहा, फिर क्या फायदा? तो ये पब्लिश करानी है? हाँ, ये बुक मैं भी पब्लिश कराने वाला हूँ। आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे भी आपको मिलेगी कुछ दिनों के बाद। ठीक है जी। GS की मिलिट्री स्कूल की ये बुक है। की बात आ रही है तो मैं बता रहा हूँ, हमारे JTC के साथ भी एक पब्लिशर जुड़े हुए हैं। हाँ, जैसे आपने बताया, मेरे को पहले नहीं पता था। भैया से मेरी मुलाकात हुई तो भैया ने ही मेरे को बताया कि एक पब्लिशर है, वही से तो बात हुई उन भैया के बारे में। हाँ, उनसे कराइएगा। क्या नाम है उन भैया का, जैसे आप बता रहे थे? वो पुनिया करके हैं, वो पूरा नाम तो हमारे पास डाटा है, उसमें मैं आपको अच्छा डिटेल अच्छा दे दूंगा अच्छा सारी। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो अब एम्स क्या रखे हैं आपने? एक तो ये तो बुक्स का पब्लिकेशन हाँ, होती रहेगी। ये तो इंस्टीट्यूट को लेके क्या एम्स है? हाँ, ये मैं एक बार और बता दूं थोड़ा, फिर आपको मैं बताऊंगा। ये मेरी सैनिक स्कूल की बुक है। ये मेरी सर मिलिट्री स्कूल की बुक है। ठीक है। ये मिलिट्री स्कूल के लिए स्पेशल बनाई हुई है, सैनिक के सिलेबस के लिए अलग बनाई हुई है। ठीक है। और ये हमारे इंग्लिश वाले सर हैं, उन्होंने स्पेशल बनाई हुई है। ठीक है। ये आपको डाटा कहीं भी इंडिया के अंदर कहीं भी चले जाए, किसी बुक सेलर, किसी पब्लिशर पे, ये डाटा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है। क्योंकि हमने चारों क्लासों को कंबाइन करके डाटा तैयार किया है। इस तरह से पढ़ा है बच्चों को। ये एक क्लास का सभी जगह मिल जाएगा, 2 क्लास का मिल जाएगा, पर 4 क्लासेस में जो डाटा हमने तैयार किया है बच्चों के लिए, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा ऑल ओवर इंडिया। आप बात कर रहे थे क्या एम्स रखे हैं इसको लेके, इस सेक्टर को लेके? हाँ जी, क्या एम्स? जो हमारा एम है कि बच्चों को एंट्रेंस, जिस उम्मीद से वो हमारे पास आते हैं कि हमारा बच्चा मिलिट्री स्कूल जाए, सैनिक स्कूल जाए, फिर उनका मोटो होता है NDA में सिलेक्शन लेने का। क्योंकि सब बच्चे जो इंटरव्यू लॉबी भी होती है ना, मैं बताऊँ आपको, जो इंटरव्यू लॉबी होती है, अब NDA का एग्जाम बहुत सारे बच्चे क्लियर करते हैं, सिविलियंस भी क्लियर करते हैं। मैं आपको बताऊं क्या फ़ायदा मिलता है इन स्कूलों में पढ़ाने का, कि जब आपका बच्चा NDA क्लियर कर लेगा, इंटरव्यू की कॉल आएगी। जब बच्चा आपका इंटरव्यू देने जाएगा ना, तो सर वहाँ एक फॉर्म भराया जाता है। फर्स्ट डे 5 डेज का इंटरव्यू होता है। फर्स्ट डे फॉर्म, उसमें साफ लिखा होता है देश के 3 स्कूलों को ही प्रीफरेंस मिलती है। उसमें लिखा होता है आर यू फ्रॉम सैनिक स्कूल, आर यू फ्रॉम मिलिट्री स्कूल, या आर यू फ्रॉम RIMC। जो बच्चे उन स्कूलों से पढ़े हुए होते हैं, उनकी लाइन अलग से बनवा दी जाती है। अच्छा, ठीक है। और उन बच्चों को प्रीफरेंस मिलती है। मान लो अगर किसी का बच्चा, मान लो 2 वैकेंसी हैं एक बैच में से, बहुत सारे बैच बनते हैं, डेली बैच बनता है सर। मान लो एक 90 बच्चों का बैच आया, उसमें से 90% बच्चे निकाल दिए पहले दिन ही, 10% बच्चे, उनमें से भी 3 या 4 बच्चे सिलेक्ट करने हैं। और 3-4 बच्चे सिलेक्ट करने हैं, तो वो प्रीफरेंस पहले अपने बच्चे को देंगे जो सैनिक स्कूल पढ़ा हो, RIMC पढ़ा हो, या मिलिट्री स्कूल पढ़ा हो। वो सिविलियन को बाद में प्रीफर करेंगे, क्योंकि वो जो इंटरव्यू, ये भी तो है कि क्योंकि उनमें क्वालिटी डेवलप हो चुकी होती है। वो यही तो चाहते हैं। उन्हें ये नहीं चाहिए, उन्हें साइंटिस्ट नहीं चाहिए, उन्हें 90%, 95, 98% वाला बच्चा नहीं चाहिए। उन्हें वो बच्चे चाहिए जिनमें ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, डिसिप्लिन कूट के भरा, जो उन स्कूल्स में सिखाया जाता है, रूटीन्स में डाला जाता है, बच्चों के अंदर कूट के डाला। बिल्कुल डिसिप्लिन कूट के भरा हो, ऐसे बच्चों को वो प्रीफर करते हैं। अब खुद इंटरव्यू जो लॉबी भी होती है ना सर, इंटरव्यू लॉबी जो होती है, वो खुद किसी ना किसी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल से पास आउट ही होती है। तो वो भी इस चीज़ को देखते हैं, तभी ये परसेंटेज हाई रहती है। अब मैं जाट की बात करूं तो तभी तो ये हमारे हरियाणा से दलबीर सिंह सिहाग, झज्जर के रहने वाले, जो आर्मी जनरल थे, एक्स आर्मी जनरल थे, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ पास आउट है। ठीक है सर। वो अखिलेश यादव मिलिट्री स्कूल से पढ़े हुए हैं। ठीक है। जो नेता है, पॉलिटिशियन है, बहुत सारे एलिमनीज, लेफ्टिनेंट जनरल, कर्नल वगैरह, बहुत सारी बड़े ऑफिसर जो हैं, वो सारे किसी ना किसी सैनिक स्कूल के एलिमनी हैं। ठीक है। तो मुझे लगता है सभी पॉइंट्स पे हमने फिर भी भाई से एक्सपीरियंस भी लिया है, और कुछ आपके मन में तो बताइए। नहीं, अगर किसी पेरेंट्स की अगर कोई भी क्वेरी रह जाती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर पे। ठीक है।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और JTC चैनल से में जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए। ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि जाननी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हम भाई के पास भी आए। उत्सुकता वाला ये पूरा मामला है। आप बच्चों को इन चीज़ों को दिखाइए, पेरेंट्स को दिखाइए, लाइन बदलेगी और ये चीज़ें सुधरेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, तरक्की का रास्ता है। धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। नमस्कार जी, जय।